कैरियर मेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं रजनीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी की इस सीरीज में हमारा ये 6वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, आशा है कि आपको 5 वीडियो पसंद आए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही है कि जो विलय नीति है, तो विलय नीति या हड़प नीति जो है, देखें दो चीजें हैं। विलय नीति, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति भी कहा जाता है, हड़प नीति। ठीक है कि नहीं? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी ये नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। एक और व्यक्ति है, इसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली ने एक व्यवस्था लाई थी जिसका नाम था सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की हड़प नीति और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से समझें है क्या चीजें ये। तो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, जो हड़प नीति थी, इसके तहत यदि कोई भी राजा है और उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, यानी उसका पुत्र नहीं हुआ, तो अंग्रेज क्या करते थे, उसे नहीं लेने देते थे, गोद लेने देते थे। उनका कहना यह था कि यदि आपका स्वयं का पुत्र है तो आप उसको उत्तराधिकारी बना सकते हैं अपने राज्य का, लेकिन यदि आपके पुत्र नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके तहत अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। ठीक है, सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के तहत अंग्रेज, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाई थी। सहायक संधि व्यवस्था के तहत अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी भारतीय राज्य में सेना रखा करते थे, अंग्रेजी सेना रखा करते थे। और होता क्या था, जैसे अंग्रेजी सेना रखते थे, कम पैसों पर अंग्रेजी सेना रख देते थे, जिससे होता क्या था, जो भारतीय राजा थे तो उनके पास जो सैनिक होते थे वो चले जाते थे और अंग्रेज पूरी तरह से सेना रख देते थे अपनी। और उसमें क्या है, कम पैसों में सेना रखते थे, लेकिन समस्या क्या होती थी, हर दूसरे चौथे माह अंग्रेज उनकी पेमेंट बढ़ाते रहते थे। जब पेमेंट बढ़ाते थे तो भारतीय राजा कहते थे, भाई हर साल आप पेमेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, या पेमेंट ज्यादा ले रहे हैं। तो होता क्या था कि अंग्रेज कहते थे, भाई अगर आपको लगता है कि पेमेंट नहीं ज्यादा देनी चाहिए तो आप हमसे सेना क्या कर सकते हैं, अपनी सेना हम वापस ले जाएंगे। या फिर और दूसरा, सहायक संधि में यह भी होता था कि अंग्रेजों से बिना पूछे कोई भी राजा अपनी सेना में किसी व्यक्ति को नहीं रख सकता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, पेमेंट बढ़ाते थे, पेमेंट भी नहीं दे पाते थे तो सेना छोड़ के चले जाते थे और कुछ समय के बाद क्या है, उसी राजा के ऊपर क्या कर देते थे, आक्रमण कर देते थे। तो ये व्यवस्थाएं बड़ी ही खतरनाक थी। तो पूछ रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने इस विलय नीति के तहत झांसी को कब विलय किया था। तो देखें इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। इसका जो उत्तर है 1853 सही है, लेकिन ऑप्शन 1853 का नहीं है। झांसी को 1853 में विलय किया गया था। फिर भी आसपास इसका उत्तर 1853 होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, 1854 ये सही उत्तर माना जा रहा है। फिर भी देखें और इसके तहत कौन कौन से राज्यों को हड़पा गया था, तो समझिए इस विलय नीति के तहत सबसे पहले 1848 में अंग्रेजों ने सतारा को हड़पा था। ठीक है, 1848 में सतारा। इसी तरह 1849 में आपका जैतपुर एवं संभलपुर को हड़पा गया था, संभलपुर। ठीक है, जैतपुर एवं संभलपुर को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया ही आपको कि 1853 में, 1852 में सबसे पहले 1852, इसके बाद उदयपुर को हड़पा गया था, उदयपुर को। इसी तरह 1853 में हड़प लिया गया था, किसको, झांसी को हड़पा गया था। ठीक है, इसी तरह 1854 में अंग्रेजों ने नागपुर को भी हड़प लिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। ठीक है, 1849 में अंग्रेजों ने जैतपुर व संबलपुर को हड़पा था। सबसे पहले प्रश्न आज कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य हड़पा गया था। तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था अंग्रेजों ने 1848 में। इसके अलावा 1849 में जैतपुर व संबलपुर को हड़पा गया था, 1852 में उदयपुर को हड़पा गया था, 53 में झांसी को हड़पा गया था और 54 में नागपुर को हड़पा गया था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। ठीक, अगला प्रश्न है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो किसका स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है। पूछ रहा है कि चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो इसका जो राइट आंसर है ये कहां पर है,
बेंगलोर में है एंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, देखिए ऑप्शन दिए हैं आपका मिलिना साल्विनी, दूसरा ऑप्शन है शोभना नारायण, तीसरा ऑप्शन है बेबी मर्चेंट और चौथा ऑप्शन गीता कपूर। ठीक है, तो देखें जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? मिलिना साल्वनी, मिलिना साल्वनी। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन देखें, जो शोभना नारायण है इनका संबंध किससे है? कथक से है। ठीक है, तो याद रखें जो 2019 के लिए कथकली नृत्य शैली में विशेष योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री, वो मिला था मिलिना साल्वनी को। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से इस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है, तो याद रखो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से आपके और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। तो पहला प्रश्न तो यही है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स है, मैंने आपको कई बार बताया है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखें मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 मैंने ये भी बताया है कि जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगती है, तो आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़ करके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपका आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं। इसी तरह और याद रखें आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन सॉल कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो एक बात और, यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है, तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट चला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकार जो है ये लोगों को अधिकारों को, जनता के अधिकारों को बढ़ाते हैं। ठीक है, जबकि आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो ये जनता के अधिकारों को कम करते हैं। ठीक है, और तो याद रखें इसमें उत्तर सही क्या होगा? भाग 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें इसमें भाग 4 जो है, भाग 4 में आपका क्या है? आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। भाग 2 में आपका क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप नागरिकता। ठीक है, और भारत में याद रखें कि भारत में जो प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, आप केवल एक जगह के नागरिक हो सकते हैं, एक जगह के नागरिक। इसीलिए आप जब सिटीजनशिप फॉर्म भरते तो सिटीजन में इंडियन लिखा रहता है। हमारे यहाँ स्टेट की कोई नागरिकता नहीं मिलती है, जबकि अमेरिका में जो लोग होते हैं उनको स्टेट यानी राज्य की नागरिकता भी मिलती है और देश की नागरिकता भी मिलती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। क्लियर है कि नहीं? तो भाग एक में क्या है? भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और जो भाग 1 है आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक चलता है। तो ये भी याद रखें। भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेखित करता है, जो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, देखिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। मतलब समय पूछ रहा है कि भाई जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2019। 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस जल जीवन मिशन में कुछ बातें याद रखें। जल जीवन मिशन के तहत
सभी के घर में जल पहुंचाना था। ठीक है, कब तक? 2024 तक हर घर में नल पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जब और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 55 लीटर आपका प्रतिदिन के हिसाब से आपका जल मिलेगा लोगों को कम से कम। ठीक है, प्रतिदिन। तो आपका 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। 2019 से शुरुआत हुई थी, 2024 से इसका टारगेट रखा गया था। हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी ये, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 55 लीटर जल आपका इस योजना के तहत पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो याद रखें, लक्ष्य सेन का जो संबंध है ये आपका कौन से खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, दूसरी बात सुनना, क्रिकेट होता है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। टेबल टेनिस में आपका 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं टेबल टेनिस में। कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बैडमिंटन। तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का निम्न में से क्या नाम है? देखें, जब तीसरा प्रश्न पेपर सॉल्व करवाया था मैंने, तो यही प्रश्न हूबहू आया था कि सबसे कम उम्र में आपका से पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी कौन थी? तो इसका उत्तर मैंने पहले ही बताया था, कौन सा? सोनल मानसिंह। ठीक है, एक बात और याद रखें। ठीक है, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कौन से नृत्य से है? भरतनाट्यम से है इनका संबंध। और जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसको ऐसे याद रखो, सोया भारत। इसकी जो कोडिंग है सोया भारत, मतलब सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। तो सोया भारत से इनको याद रखें। ठीक है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो महाराज हैं ये कथक से संबंधित है। ठीक है, और जो कथक है नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। ठीक है कि नहीं? तो इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, अनुराधा ठीक है पांडे कोरियोग्राफर है ये। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो भारत का हिस्सा है वो है 2.4%। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखें, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो पहला एक बात याद रखें, जो बुलिमिया है ये एक प्रकार का खाने संबंधी विकार है। बुलिमिया क्या है? ये एक प्रकार का खाने संबंधी विवाद है, और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को खाना 24 घंटे वो खाना खाते, ज्यादा से ज्यादा समय में आपका क्या है? खाना खाते हुए मिलेगा। ठीक है, और उस खाना खाने में क्या करेगा? ये आपका क्या खाना खाने में क्या होगा? जब इसका वजन बढ़ेगा या वजन बढ़ेगा, पेट वेट बाहर आएगा, तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करने का प्रयास करता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? बुलिमिया एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। ठीक है कि नहीं? बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं? बड़ा आसान सा प्रश्न है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा किस त्योहार पर होती है? दिवाली पर होती है। ठीक है कि नहीं? जन्माष्टमी आपका इसमें सबको पता है, कृष्ण भगवान को पूजा जाता है इसमें। ठीक है, कृष्ण भगवान। ठीक है, दशहरा आपको सबको पता है कि ने रावण का वध किया था। ठीक है, तो राम ने रावण मतलब असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक आपका दशहरा माना जाता है। ठीक है, और होली, होलिका दहन सबको पता होगा। बढ़ते हमारे अगले की ओर। देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था बनाना। ठीक है, तो देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार आपका पंचायतों का काम है कि वो क्या करें? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित एक स्वायत्त शासन वाली एक संस्था बनाए। दूसरी बात सुनना, 243 जो ए है, देखें पंचायतों के लिए आर्टिकल चलता है 243। ठीक है, 243 ए से लेकर के 243 से 243 ओ तक चलते हैं। ठीक है,
ओ तक की बातें चलती हैं। 16 आर्टिकल यहाँ पर है आपको 243 आर्टिकल में, ठीक है। 243 में पंचायतें हैं, 243 ए में ग्राम सभा है, इसी तरह 243 बी, 243 बी में आपका क्या है, पंचायतों का बनना, पंचायतों का क्या है, बनना, ठीक है। इसी तरह 243 सी में आपका पंचायतों की क्या है, पंचायतों की संरचना है, पंचायतों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पंचायतों की संरचना स्ट्रक्चर का उल्लेख करता है 243 बी। इसी तरह 243 डी में आपका क्या है, रिजर्वेशन है, ठीक है, आरक्षण है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे आर्टिकल हैं 243 ए से लेकर के 243 ओ तक कितने आर्टिकल होते हैं, 16 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो पंचायतें कौन से आर्टिकल में आपको मिलेंगी, 243 में मिलेंगी। ग्राम सभा 243 ए में मिलेगी, ग्राम सभा कौन से आर्टिकल, 243 ए में है, ठीक है। इसी तरह जो नगर निगम है, नगर निगम, इसके लिए भी आर्टिकल 243 चलता है, ठीक है। तो नगर निगम के लिए भी आर्टिकल आपका कौन सा, आर्टिकल 243 चलता है। 243 पी से 243 जेड जी, 243 पी से लेकर के आपका 243 जेड जी तक आपका किसका उल्लेख किया गया है, नगर निगम या नगर पंचायत के आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो याद रखें 243 से लेकर के 243 ओ तक ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल हैं, और 243 बी से 243 जेड जी तक आपका नगर निगम या नगर पंचायत से संबंधित। और एक और बात याद रखें, ठीक है, आप पढ़ते हैं संविधान की अनुसूची, तो संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में आपका संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं, मतलब ग्राम पंचायत 29 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। इसी तरह संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत या नगर पालिकाओं के लिए, नगर पंचायत या नगर पालिकाओं के लिए 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये भी आप प्रश्न याद रखें, ठीक है। तो और याद रखें ग्राम पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन चलता है, 73वां संविधान संशोधन जो आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चलता है, जो आपका 1993 में पारित हुआ था, जबकि नगर पंचायतों के लिए 74वां संविधान संशोधन चलता है, जो आपका 1993 में पारित हुआ था। ये भी याद रखें 73वां संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पंचायतों से है। ग्राम पंचायतों को 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जबकि आपका 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के लिए 18 सब्जेक्ट प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें इन प्रश्नों को भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है, ठीक है। देखें गरीबी के आकलन के लिए बहुत सारी समितियां आई थी, ठीक है। भारत में निर्धनता अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है। तो निर्धनता से संबंधित पूछ रहा है कि गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए कौन इकट्ठा करता है, तो याद रखें ये जो करता है ये कौन करता है, NSSO, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1950 में होती है, ठीक है। एक और होता है NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। ये जो होता है इसकी स्थापना 1951 में होती है। इन दोनों को मर्ज करके NSSO, ठीक है, नहीं NSSO यहाँ पर क्या है, CSO है, ठीक है। NSSO यहाँ पर क्या है, CSO सेंटर स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसकी स्थापना है 1951 में होती है, और इन दोनों को 2019 में मर्ज करके बना दिया गया है NSO, ठीक है। 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया गया है, याद रखें। तो NSSO की स्थापना 1950 में होती है, CSO की स्थापना 1951 में होती है। इन दोनों को मिला करके बना दिया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, कब, 2019 में। और गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है, NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जबकि जो CSO है सेंटर स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो सेंटर स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। याद रखो NSSO 1950 में बना है, CSO 1951 में बना है, दोनों को मर्ज करके NSSO कब कर दिया गया है, 2019 से। तो इसका जो राइट आंसर है गरीबी रेखा के लिए क्या है, NSSO है। ऑप्शनों पर नजर मारते हैं। एक और लिखा हुआ है RBI, तो RBI से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखें RBI, तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को होती है। RBI की स्थापना
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक है कि नहीं। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, ठीक है। इसके पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर, तो आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। जबकि आजाद भारत के पहले गवर्नर, आजाद भारत के पहले गवर्नर यदि आपसे पूछे आजाद भारत के पहले गवर्नर, तो इनका नाम था सीडी देशमुख। आजाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। दूसरी बात याद रखें, ठीक है। आरबीआई क्या काम करता है? आपने सुना होगा मौद्रिक और साख नीति, ठीक है। तो मौद्रिक एवं साख नीति का जो निर्माण है वो कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक एवं साख नीति जिसके तहत क्या करता है, बाजार में जब आपका क्या होता है, बाजार में जब चीजों महंगाई बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। किस फॉर्म में कंट्रोल करता है? मौद्रिक और साख नीति के जरिए। दूसरी बात, आरबीआई जो होता है यही सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, बैंकर के रूप में काम करता है। मतलब सरकार का बैंकर कौन है? आरबीआई है, ठीक है। आप पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो सब इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसके बारे में इतना याद रखें, आरबीआई के बारे में भी, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? ये उस टाइम का 2022 का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो याद रखें इसका जो राइट आंसर है कौन है? यशोदा वर्मा इसका राइट आंसर था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग के रूप में किया जाता है, तो ये तो सबको पता होगा कि गाय का गोबर से आपका क्या बनाया जाता है? जैविक उर्वरक बनाया जाता है, ठीक है। जैविक उर्वरक बनाया जाता है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक आप समझते होंगे, जो यूरिया आती है ये आपका केमिकल है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक होते हैं अवशिष्ट पदार्थ, जो सड़ी गड़ी चीजों से जो पदार्थ बनाए जाते हैं अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो गाय के गोबर से मतलब कौन सा उर्वरक? जैविक उर्वरक है, ठीक है। एक वर्मी कंपोस्ट भी आपने सुना होगा जो केचुए से बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इसमें केचुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखें जून 2022 में मंत्रिमंडल की द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर है ये है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? मतलब कह रहा है, पहला प्रश्न तो यही है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो कौन सा है वो? पनामा नहर। इसका जो राइट आंसर है ये पनामा नहर है। और ऑप्शनों पर नजर मारते हैं, ठीक है। जो कील नहर है ये उत्तरी सागर को, ये भी पूछा जा सकता है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम किसका है? इसका काम किसका है? कील नहर का है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम, ठीक है, कील नहर का है। इसी तरह आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। कील नहर, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो सुएज नहर है ये जोड़ती है भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम किसका है? सुएज नहर का काम है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ना। और जो बोल्गा डाल नहर है ये कहां पर है? रूस में स्थित है। इसको भी आप याद रखें। याद रखो, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी पनामा नहर, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उल्टी होकर बाल्टी में गिर, ठीक है। कील के ऐसे याद रखें, उल्टी होकर बाल्टी में गिर, क्या? कील नहर, ठीक है। इसी तरह बोल्गा डाल नहर जो है ये कहां पर है? रूस में है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की
हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है। ठीक है, मतलब लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है और एक उसमें परत के रूप में जम जाती है, तो बर्तन किसका है, तो जाहिर सी बात है ये बर्तन किसका होगा, तांबे का होगा, क्योंकि यही अभिक्रिया करेगा। ठीक है कि नहीं। अब देखें, फास्फोरस है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। दूसरी बात याद रखें, फास्फोरस जो होता है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस होता है। ठीक है, आपने देखा होगा माचिस, ठीक है, दिया सलाई, तो दिया सलाई में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिया सलाई में रेड फास्फोरस। और कार्बन तो आप जानते ही होंगे, कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइड, ठीक है, कार्बन के अपरूप होते हैं। फुल्लेट जो 60 कार्बन मिलकर बना है। ठीक है, इसका बहुत महत्वपूर्ण इस समय उपयोग में आता है ग्राफीन। ग्राफीन भी इसके अपरूप के रूप में बनाया जाता है। और आपने देखा होगा आपके मोबाइल में जो मोबाइल जो होती है, जो कोडिंग होती है, टच स्क्रीन जो बनी होती है, ये बहुत ही मजबूत धातु की होती है, तो ग्राफीन से भी बनी होती है। और इसी ग्राफीन का जो प्रयोग है आपका कीटाणुरोधी चीजें बनाने में किया जाता है। इसी ग्राफीन इतनी मजबूत होती है कि इससे विस्फोटक सामग्री के अलावा आपका क्या है, जैसे जिसमें क्या है, बंदूक की गोलियां भी ना जा पाए, मतलब ऐसी धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है कि नहीं, तो इसका भी उत्तर आप ये याद रखें। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने किस उद्योग के लिए जाना जाता था, तो जाहिर सी बात है भारत किसके लिए जाना जाता था, हमारे यहाँ हस्तशिल्प उद्योग बहुत मात्रा में फेमस थी। एक बात और याद रखें, भारत अपने मसालों के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, मसालों के अलावा हमारे यहाँ हस्तशिल्प उद्योग बहुत ज्यादा चलते थे, हाथों से बनाई गई चीजें। लेकिन अंग्रेज जब से आने लगे तो अंग्रेजों ने मशीनों का, आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर दिया, जिससे भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का पूरी तरह से क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के साधन का उपयोग किया जाता है। मतलब कच्चे तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, तो सबको पता होगा, इसके लिए गैस पाइपलाइन बनाई जाती है। ठीक है और वर्तमान में गैस पाइपलाइन में खतरा भी भारत के लिए एक क्या है, लगातार खतरा बनता जा रहा है गैस पाइपलाइनों में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। मतलब पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, तो याद रखें जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था उसका नाम था ह्वेन सांग। ह्वेन सांग ये आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ह्वेन सांग। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ह्वेन सांग जो है, देखिए दो चीनी यात्री आए थे, ह्वेन सांग और एक फाह्यान। जो फाह्यान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जबकि ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेन सांग जो था, देखें ह्वेन सांग था ये 629 में भारत आया था और 645 में आपका यहाँ भारत से वापस चला गया। ये भारत में आपका 15 वर्षों तक रुका था। भारत में आपका कितने वर्षों तक रुका था, 15 वर्षों तक। ठीक है, और ह्वेन सांग जो था, ह्वेन सांग को ही यात्रियों का राजकुमार इसे ही कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार इसे ही कहा जाता था। नीति का पंडित इसे ही कहा जाता था, नीति का पंडित। और इसे ही कहा जाता था वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था, इसी के नाम थे ये। ठीक है, और ये जो व्यक्ति था ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आपका क्या है, अध्ययन करने के लिए आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला। ठीक है, जो रावलपिंडी से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में है, और यहीं पर ह्वेन सांग पढ़ने के लिए आया था और यहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियां ले गया था। और ह्वेन सांग की आत्मकथा का नाम था सी, ह्वेन सांग की आत्मकथा का नाम क्या था, सी यू की। ठीक है, तो ह्वेन सांग से इतने प्रश्न आप याद रखें। ठीक है, देखें फाह्यान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेन सांग वही व्यक्ति है जिसने आपका मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा था, और इसी व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था। ठीक है, वह ह्वेन सांग ही था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें तो ये थे आपके प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।